विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेनेजुएला के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का मुख्य ध्यान वेनेजुएला के लोगों के कल्याण और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने सभी पक्षों और संबंधित हितधारकों से संवाद का रास्ता अपनाने तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आह्वान किया। We would really urge all the parties involved to now sit down and come to a position which is in the interest of the well-being and the safety of the people of Venezuela. Because at the end of the day, that is our concern. That we would want Venezuela as a country with whom over many years we've had very good relations. So we would like the people to come out sort of well from whatever is the direction of events. और अब वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पीएमके ने डीएमके के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद से सत्ता में बैठी डीएमके की बेचैनी बढ़ गई है। एआईएडीएमके के महासचिव एडपाडी पलानीसामी ने आज आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले पट्टाली मक्कल कच्ची यानी पीएमके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल करने की घोषणा की। चेन्नई में पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पलानीसामी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और आगे और पार्टियों को भी अपने गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा में अब लगभग 2 महीने का समय शेष है। ऐसे में तमिलनाडु में इस नए समीकरण के बाद राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे के बाद गठबंधन की गतिविधियों में तेजी आई है। We had met the leader of the AIADMK, Mr. Edapadi Padichami, and confirmed the alliance of Patali Makkal Katchi, PMK, with the ADMK-led front for the Tamil Nadu Assembly elections. And we will contest this election under the leadership of the ADMK in Tamil Nadu, and we definitely will come to power without a doubt, because people of Tamil Nadu are very angry with the ruling party, the DMK. तमिलनाडु के प्राकृतिक संसाधन न्यायालय कारागार एवं भ्रष्टाचार निवारण मंत्री एस रघुपाति के तिरुपरनकुंद्रम दीपक फैसले पर टिप्पणी ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। रघुपाति ने दीप जलाने की परंपरा को नई परंपरा बताते हुए कहा कि जो परंपरा पहले से चली नहीं आ रही है उसके किसी अनुष्ठान की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब इसके ऐतिहासिक या प्रामाणिक साक्ष्य मौजूद हों। उन्होंने शमशान घाट का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अंतिम संस्कार केवल निर्धारित स्थान पर ही होता है, वैसे ही पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मदुरै पीठ के तिरुपरनकुंद्रम दीपम में दीपक जलाने की अनुमति के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं भाजपा ने मंत्री के बयान को असंवेदनशील करार दिया। भाजपा ने श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर माफी की मांग की है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज वीबीजी रामजी कानून पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को फाजिल्का के गांव खियो वाली ढाब से शुरू किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप, कांग्रेस और अन्य पक्षों को 24 घंटे में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाले सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर अगर संबंधित पोस्ट नहीं हटाए जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खुद ही ऐसे कंटेंट को हटाने का निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी अन्य की ओर से ऐसा कोई भी कंटेंट पोस्ट और सर्कुलेट नहीं किया जाना चाहिए जिसमें दुष्यंत गौतम का नाम इस मामले से जोड़ा जाए। दरअसल दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया कि उनका नाम जानबूझकर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में दुष्यंत गौतम ने अदालत से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े सभी कंटेंट को हटाने के साथ साथ 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार की 64 लाख रुपए के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने सरेंडर किया। इनमें 7 महिला माओवादी भी शामिल हैं। आत्मसमर्पित माओवादी मार्ड डिवीजन, पीएलजीए और सुकमा के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे और ओडिशा, सुकमा और मार्ड क्षेत्र की कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। एसपी किरण चौहान ने बताया कि सभी सरेंडर माओवादियों को शासन के पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बचे हुए माओवादियों से हिंसा छोड़कर सरेंडर करने की अपील की। जिला सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें पीएलजीए बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है, उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है उसका लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही प्रगति पहल ने ये साबित कर दिया है कि निगरानी और निर्णय अगर शीर्ष स्तर पर हों तो बड़ी से बड़ी परियोजनाएं भी समय पर पूरी हो जाती हैं। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में बन रहा एम्स बीबी नगर इसका बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा के बाद प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए एम्स बीबी नगर का निर्माण न केवल रफ्तार पकड़ रहा है बल्कि पानी और बिजली जैसी बुनियादी बाधाएं भी दूर हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समन्वय और निगरानी की अनोखी पहल प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब नीति, निगरानी और निर्णय एक साथ चलते हैं तो बड़ी से बड़ी परियोजनाएं भी समय पर जमीन पर उतरती हैं। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में बन रहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ये परियोजना 7 जुलाई 2022 को शुरू हुई थी और अब तक 86% से ज्यादा काम पूरा होने के साथ ही ये संस्थान 30 जून 2026 तक अपने उद्घाटन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआती चरण में परियोजना की रफ्तार धीमी थी, लेकिन 28 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति की समीक्षा के बाद परियोजना की निगरानी न केवल तेज हुई बल्कि निर्णय प्रक्रिया भी स्पष्ट और समयबद्ध बनी। नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2023 तक जहां परियोजना की प्रगति मात्र 29% थी, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक बढ़कर 57% हो गई और आज ये अपने अंतिम चरण में है। एम्स बीबी नगर प्रोजेक्ट 2022 जुलाई में शुरू हुआ और करीब
85% समाप्त हो चुका है और हमारी आशा है कि इस साल में ये पूरा कार्यान्वित हो जाएगा। प्रगति समीक्षा के दौरान दो बड़ी बाधाएं भी सामने आई, जल और बिजली की उपलब्धता। एम्स बीबी नगर को हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड से 1243 KLD जल आपूर्ति का मामला लंबे समय से लंबित था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के बाद इस पर लगातार निगरानी रखी गई और 27 मई 2025 को ये मुद्दा पूरी तरह सुलझा लिया गया। इसके तहत तेलंगाना सरकार द्वारा 6 करोड़ 95 लाख रुपए जारी किए गए, जिससे अस्पताल की पूर्ण जल आवश्यकता सुनिश्चित हो सकी। इसी तरह प्रगति समीक्षा में प्रधानमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद तेलंगाना साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 21 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि जारी कर 27 मई 2025 को एम्स बीबी नगर में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इन दोनों मुद्दों पर समय रहते समाधान इस बात का प्रमाण है कि प्रगति केवल समीक्षा का मंच नहीं बल्कि परिणाम देने वाला शासन मॉडल है, जहां बाधाएं हटती हैं और परियोजनाएं गति पकड़ती हैं। बीबी नगर में हेल्थ हॉस्पिटल है, अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा, गरीब लोगों के से बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पर। The people of Telangana, Chhattisgarh, Orissa, as well as the Andhra Pradesh are having most useful by this hospital. कुल मिलाकर प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभावी निगरानी, समन्वय और निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है एम्स बीबी नगर। अब ये संस्थान न केवल समय पर उद्घाटन के लिए तैयार है, बल्कि तेलंगाना और आसपास के क्षेत्रों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और प्रगति उसे हासिल करने का एक मजबूत माध्यम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक के हुबली में एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र कर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप है। केशवपुर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों पर ये आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कांग्रेस नगर निगम के एक सदस्य की शिकायत के बाद ऐसा किया, जिसमें बीजेपी समर्थकों में भारी इससे नाराजगी है। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली की व्यापक आलोचना हो रही है। मामला मतदाता सूची संशोधन के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। कांग्रेस कॉर्पोरेटर सुवर्णा कलकुंटला की शिकायत पर बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस पर महिला बीजेपी नेता को हिरासत में लेने के दौरान कपड़े उतारकर पीटने के आरोप लगे हैं। भाजपा का आरोप है कि पुलिस ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक में भाजपा नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ हुबली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कर्नाटक में ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। नारायण स्वामी ने इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताते हुए कार्रवाई की मांग की। मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम श्रेणी की पीठ ने तत्काल दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें एक तमिल पुस्तक पर रोक की मांग की गई है। दरअसल किताब में कथित तौर पर न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन को उनके एक फैसले के संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थक बताया गया है। वहीं खबर के अनुसार न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन के खिलाफ लिखी गई पुस्तक का विमोचन कल 8 जनवरी को चेन्नई में होने वाला है। साल 2025 भारत के ऑटो सेक्टर के लिए मजबूत रहा। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और पश्चिम एशिया में बढ़ती मांग के चलते भारत के कार निर्माताओं ने 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर वाहन निर्यात किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक दैनिक समाचार पत्र के हवाले से ये जानकारी साझा की है। पीएमओ ने X पर बताया कि भारत ने वर्ष 2025 में करीब 8.58 लाख कारों, सेडान और यूटिलिटी वाहनों का निर्यात किया, जो 2024 की तुलना में 15% ज्यादा है। मजबूत सप्लाई चेन, कम लागत, प्रतिस्पर्धी मूल्य और तकनीकी बढ़त के कारण मेक इन इंडिया कारों पर वैश्विक भरोसा बढ़ा है। इसके साथ ही भारत एक उभरते हुए वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए व्यापारिक कूटनीति महत्वपूर्ण होगी, खासतौर पर मैक्सिको जैसे अहम निर्यात बाजारों के साथ संबंध और मजबूत करने की जरूरत है। उत्तर पश्चिमी यूरोप में कड़ाके की ठंड के कारण पेरिस में भारी बर्फबारी हुई। पूरा शहर सफेद चादर से ढक गया। एफिल टावर, सीन नदी के किनारे, इमारतों की छतों, सड़कों और पार्कों पर बर्फ जम गई। सुबह सूरज निकलते समय एफिल टावर का नजारा बहुत सुंदर दिखाई दिया।
ट्रोकाडेरो प्लेटफॉर्म पर पर्यटक बर्फ पर चलते और तस्वीरें लेते दिखे। चैम्प्स, एलिसीज, पेटिट पैलेस, इनवैलिड्स म्यूजियम और पेरिस सिटी हॉल जैसे इलाकों में भी बर्फ जमी रही। बेंच, साइकिलें और पेड़ बर्फ से ढके थे। कुछ लोग बर्फ साफ करते हुए नजर आए तो कुछ स्नोमैन बनाते दिखे। बर्फबारी के कारण शहर की रफ्तार धीमी हो गई। फ्रांस की मौसम एजेंसी ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शानदार जीत के साथ कोर्ट पर वापसी की। उन्होंने मलेशिया ओपन सुपर 1000 में वापसी करते प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। 30 साल की पीवी सिंधु पिछले साल अक्टूबर महीने में पैर के चोट से उबर रही थी, जिसके चलते उन्होंने BWF वर्ल्ड टूर के सभी इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया था ताकि पूरी तरह से फिट होने के बाद वापसी कर सके। सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को सीधे गेम में 21-13, 22-20 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी आसान जीत हासिल की। भारतीय जोड़ी ने अपने पहले मुकाबले में चीनी ताइपे के ली जे हुई और यांग पो सुआन को सीधे गेम में हराने में सफलता पाई। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।